नमस्कार श्रोताओं और मेरे एलजे के सभी दोस्तों। मैं करण जोशी आज आपका एलजे रेडियो स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज बहुत खुशी अनुभव करता हूँ क्योंकि मैं एलजे का स्टूडेंट रह चुका हूँ और आज मुझे इधर एक पॉडकास्ट होस्ट करने का मौका मिला है। मैं एलजे रेडियो का खूब खूब शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे साथ अनंता हॉस्पिटल और अहमदाबाद के एक जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष शाह उपस्थित है। नमस्ते सर। थैंक यू, नमस्ते। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट की क्या विशेषज्ञता होती है और गुर्दे यानी कि किडनी का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और क्या-क्या समस्याएं उससे रिलेटेड हो सकती है सर? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शाह है और मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ जो कि किडनी रोग के मरीज़ को ठीक करते हैं। किडनी का हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में 2 किडनीज़ होती हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। किडनी में जैसे आम जनता को पता है कि भई वो यूरिन बनाता है, पर उसके उपरांत उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य हैं। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो भी किडनी में से बनता है। किडनी में इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। किडनी में एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम का उत्पादन होता है। किडनी अल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो जो वो ब्लड प्रेशर को बॉडी में मेंटेन रखते हैं। तो इस हिसाब से किडनी का अपने बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट है। उस हिसाब से किडनी में जो भी रोग होते हैं तो वो शुरुआत में कुछ पता नहीं चलते हैं क्योंकि उसके जो फीचर्स होते हैं और शरीर में जो चिन्ह आते हैं वो काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं। तो एक किडनी रोग विशेषज्ञ हैं तो वो किडनी के रोग को ऐसे ठीक करते करते किडनी रोग को ठीक करते करते किडनी को अच्छे कर दें। शुरुआत में क्या है कि यूरिन में से प्रोटीन लीक होना, ब्लड लीक होना और यंगस्टर्स में हाई ब्लड प्रेशर होना, बार बार किडनी में पथरी होना और जेनेटिक रोग जिसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस सब को ठीक करते हैं। जी, धन्यवाद सर। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हो कि सर एक नेफ्रोलॉजिस्ट है और सर आपको भी पता है कि जैसे कि हमारे साथ जो जुड़ी हुई जनता है वो ज़्यादातर युवान है। तो सर आप आजकल की जो युवान पीढ़ी है, आपके साथ सर बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, जैसे कि कुछ लोग होंगे आपके साथ सभी एज के पेशेंट्स आते होंगे। तो सर आप युवाओं को, जितने भी हमारे युवा श्रोता है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? और सर साथ-साथ जैसे कि कम उम्र में डायबिटीज़, मोटापा और ब्लड प्रेशर वो किडनी पर क्या असर करते हैं? पहले ऐसा माना जाता था कि किडनी रोग जो है वो 55 साल के ऊपर की एज में दिखाई जाता है। हाँ। पर अभी क्या है कि मॉडर्नाइजेशन हुआ है, सबकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस की मात्रा बढ़ गई है। तो किडनी रोग की जो एवरेज एज है वो अभी कम होना चालू हो गया है और अभी एवरेज एज जो है वो 35 टू 38 ईयर्स में आ जाता है। तो मैं अपने भारत के जो भी युवा धन है उनको सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से उनका बॉडी हेल्थ चेकअप कराए। जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। दूसरी चीज़ कि जो भी एडिक्शन है जैसे कि ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, वो सबसे वो दूर रहे ताकि वो क्या है कि किडनी पे खराब असर करते हैं। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करे। क्यों? क्योंकि मोटापे की वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके एक रोग आता है जिसमें क्या है कि पेट का फूल जाना और वेस्ट हाइप रेशियो का ज़्यादा हो जाना, बॉडी में यूरिक एसिड का प्रमाण ज़्यादा हो जाना, वो सब चिन्ह दिखाई देते हैं। यूरिक एसिड खुद के लिए भी और हार्ट के लिए और किडनी के लिए भी डैमेज करता है, तो उसमें भी किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी मोटापा होता है तो किडनी में से प्रोटीन लीक होना चालू हो जाता है और मोटापे की वजह से डायबिटीज़ और बीपी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो अगर कम उम्र में डायबिटीज़ और बीपी आए तो इवेंचुअली आफ्टर 10 टू 15 ईयर्स किडनी डैमेज का चांसेस बढ़ जाता है। रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर करना चाहिए। वो एक मिथ है कि हम अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो किडनी अच्छी रहेगी। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 रोग होते हैं किडनी में। एक होता है कि किडनी में पथरी होना
और दूसरा है कि एक किडनी का जेनेटिक रोग जिसको ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। ये दो रोग में ही ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो किडनी को प्रोटेक्शन मिलता है। बाकी किडनी के कोई रोग में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ज़्यादा पानी पीने से किडनी अच्छी हो जाती है। अपने बॉडी को जितना पानी चाहिए वो किडनी अपने पास रख लेती है, बाकी का यूरिन में निकाल देती है। उल्टा क्या है कि जब भी किडनी डिजीज़ का स्टेज बढ़ता है तो ज़्यादा पानी पीने से किडनी पे और हार्ट पे लोड पड़ता है और दोनों का जो कार्यक्षमता है वो धीमे 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 कम होना चालू हो जाता है। तो मेरा टेक होम मैसेज ये रहेगा आज के यंगस्टर्स के लिए कि एडिक्शन से दूर रहो, रोज का 10 से 12 ग्लास पानी पियो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस को अपने जीवन में मेंटेन रखने के लिए और कम करने के लिए योगा और प्राणायाम करो और नियमित 6 to 8 आवर्स की स्लीप लो। ओके, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसे कि हमें डॉक्टर आशीष शाह सर जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि हम जो युवा धन है हमें अपनी किडनी का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो मैं आप सभी से ये आशा करता हूँ कि सर ने जो भी बताया है वो हम हमारी जीवन शैली का एक भाग बना दें। सर, अब हम जैसे कि बात कर रहे हैं जीवन शैली की, तो आप जैसे जानते हो कि सर आजकल जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में लोग काम करते हैं, हमारे युवा धन भी कई है कि जो कॉरपोरेट, ज़्यादातर लोग कॉरपोरेट में हैं, ज़्यादातर लोग अभी अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं। तो सर, एक डिसिप्लिन लाइफ को कैसे जीना चाहिए और वो किडनी को कितना स्वस्थ रखती है, उसके बारे में सर आप कुछ बताना चाहोगे? कॉरपोरेट लाइफ और कॉरपोरेट कल्चर अभी बहुत प्रचलित है। तो मैं रूल ऑफ 8 आपको बताता हूँ कि भाई रूल ऑफ 8 क्या है कि अगर पूरे दिन का 24 घंटा है तो इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो तो 8-8 घंटा हो गया। जी आप एक 8 घंटे का रेगुलर स्लीप साइकिल मेंटेन करो। जी दूसरा जो 8 घंटा है, जैसे उसमें आप अपना प्रोफेशनल वर्क करो, आपका करियर ग्रोथ करो और वो सब एक्टिविटीज़ करो। और बाकी के जो 8 घंटे बाकी रहते हैं उसमें आप अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय करो। अभी क्या है कि आज के ज़माने में क्या होता है कि सोशलाइजेशन और वो सब कम हो गया है, तो फैमिली लाइफ बहुत कम हो गई है। आज सभी जो यंगस्टर्स होते हैं तो वो पूरा दिन मोबाइल में रचे पड़चे रहते हैं। तो स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर दो और उसको एक्सरसाइज टाइम में आप कन्वर्ट करो। फैमिली में जैसे अपने, अगर आप मैरिड हो तो बीवी बच्चे हैं, पेरेंट्स है, अगर कोई कजिन्स है, फ्रेंड्स है, तो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। महीने में एक आधा वीकेंड आप अपने खुद के लिए निकालो। और रूल ऑफ 23 भी एक आता है कि 23 घंटा आप सबके लिए काम करो, पर दिन का जो 1 घंटा है वो मतलब माई सेल्फ, अपने खुद के लिए निकालो और जिसमें आप खुद का एनालिसिस करो और देखो कि भाई हम हमारी बॉडी को और हमारी हेल्थ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बराबर, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो उसको ठीक करने का सॉल्यूशन रखो। धन्यवाद सर। तो श्रोताओ, सर आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं करना चाहूँगा। सर, जैसे कि पेन किलर जो होती है वो किडनी पर बहुत ज़्यादा असर करती है। सर, ये हम सब ने, जब भी हम छोटे थे या फिर जैसे ही मतलब कोई पेन किलर हम जैसे कंज्यूम करते हैं तो लोग बताते हैं कि ज़्यादा पेन किलर जो है वो किडनी पर बहुत ख़राब असर करती है। सर, क्या आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश करना चाहेंगे? किडनी में यूरिन बनाने का काम करती है, तो एक लॉजिक है कि हम कोई भी दवाई लेते हैं या खाना पीना कुछ भी खाते हैं तो वो बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है वो बॉडी अपने पास रख लेती है, बाकी का यूरिन में वो सब कचरा पानी के साथ निकाल देती है। तो हम अगर कोई भी दवाई ले तो इवेंचुअली वो लीवर और किडनी में से ही पास आउट होती है। जी सर। तकरीबन 70 to 75% दवाइयाँ जो होती है वो किडनी में से ही पास आउट होती है। जी पेन किलर जो है वो किडनी का बहुत बड़ा दुश्मन है। एक्चुअली पेन किलर्स की मैकेनिज्म क्या है कि वो किडनी में ब्लड सर्कुलेशन को कम करती है। तो अगर अधिक मात्रा में हम पेन किलर्स ले और विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, तो वो किडनी को डैमेज करती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 2 से 3 साल तक रेगुलर पेन किलर लेते हो, भले चाहे दिन में एक ही गोली क्यों ना लो, और कोई भी दर्द के लिए, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो,
कहीं पे भी आप पेन किलर लेते हो तो वो किडनी को डैमेज करता है, किडनी में ब्लड सप्लाई कम करता है, किडनी में से प्रोटीन का लीक करना चालू कर देता है और इवेंचुअली मरीज जो होते हैं वो किडनी फेल हो जाती है। ऐसा ही दूसरी हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स के बिना आप लेते हो तो वो भी आपको किडनी में नुकसान करती है। और ओवर द काउंटर ड्रग्स है जैसे हर्बल मेडिसिन है, देसी दवाइयाँ है, चूर्ण है, फाकी है, पाउडर है, जिसमें अपने को पता नहीं है कि उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो वो भी किडनी को और लीवर को डैमेज करती है। अभी बहुत सारे मार्केट में हर्बल मेडिसिन आ रही है कि भाई वेट लॉस इससे हो जाता है, फलाना डिकना दवा से आप महीने का 7-8 किलो वेट लॉस करते हो, तो वो सब किडनी और लीवर को डैमेज करती है। तो कृपया मैं आज के यंगस्टर्स को बोलूँगा कि भाई ऐसी दवाइयों से आप दूर रहे और बॉडी में जब भी कोई तकलीफ हो तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवाए और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट उस हिसाब से करें। सर जैसे कि आपने बताया कि किडनी में जो पेन किलर्स है वो ब्लड सर्कुलेशन कम करती है। सर अब मेरा सवाल ये है कि ऐसे लोग होंगे जिनको लॉन्ग टर्म पेन होगा, जैसे कि कोई जॉइंट पेन से सफ़र कर रहा है या ऐसा कोई पर्सन हो, तो सर उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब उन लोगों को सर कंपल्सरी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, जैसे कि मैंने सुना है ट्रामाडोल, ट्रामाडोल जो है वो हाई डोज दवाई होती है। तो सर ऐसी दवाइयों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि ये लोग जो हाई पेन से सफ़र कर रहे हैं, वो अपनी जीवन शैली को कैसे सुधारें जिससे दवाई के साथ-साथ वो कुछ ऐसा करे कि उनकी किडनी पे उतना असर ना करे? ऐसा क्या है कि जब भी कोई किडनी में नी में दर्द होता है हाँ जी। तो वो नी में दर्द किस वजह से हो रहा है वो देखना होता है। हाँ। अगर मेरे को सर दर्द है तो सर दर्द के टोटल 75 टू 80 रीजंस होते हैं। हाँ। तो वो एक्चुअली क्वालिफाइड न्यूरोफिजिशियन को आप दिखाओ, पता चले कि भाई सिर दर्द किस वजह से हो रहा है। अगर घुटनों में दर्द है तो आप क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक को दिखाओ, जी। तो पता चले कि भाई नी में पेन की वजह क्या है। अगर नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और घसारा होता है हाँ। तो उसके भी ग्रेडिंग्स होते हैं। हाँ। तो एक हद तक आपको पेन किलर जो होती है वो मदद करती है, बाकी उसके ऊपर अब जब स्टेज जाता है तो उसमें दवाइयों का कोई फिर रोल नहीं रहता है। तो फिर आपको नी रिप्लेसमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर्जरीज आती हैं तो वो करवानी रहती है। और मार्केट में पैरासीटामोल है, अल्ट्रासेट है, तो वो दोनों जो दवाइयाँ हैं वो किडनी सेफ पेन किलर है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लेते हो और रेगुलर प्रमाणित डोज में लेते हो तो वो किडनी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, पर मेरे हिसाब से आप प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना रहता है और ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट करवानी रहती है। ओके सर, थैंक यू सर। तो श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हो कि आशीष शाह सर जो कि अनंता हॉस्पिटल और अहमदाबाद के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारा बॉडी जो है वो जब भी हमारे कोई ऑर्गन डिफेक्ट होता है या तो फिर धीरे धीरे डैमेज होता जाता है तो वो कुछ अर्ली साइंस देता है। सर आप नेफ्रोलॉजिस्ट हो और सर जैसे कि आपने बताया कि किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किडनी किस टाइप के अर्ली साइंस देती है और किस टाइप के अर्ली सिम्टम्स देती है कि जिससे किसी को पता चले कि अभी हमारे किडनी पर जो है वो धीरे धीरे इट इज़ अफेक्टिंग अस? एक्चुअली क्या है कि करण भाई कि जब भी किडनी को किसी भी वजह से डैमेज होता है तो अर्ली फेज ऑफ लाइफ और अर्ली फेज ऑफ किडनी डिजीज वो बराबर चिन्ह देती नहीं है, वो एक्चुअली जनरलाइज्ड सिम्टम्स होते हैं। तो कभी कभी क्या है कि हम उसको इग्नोर मार देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि भाई अभी तो हमारा ग्रेड 4 हो गया या ग्रेड 5 किडनी डिजीज का हो गया। तो कुछ कुछ अर्ली साइंस है, जैसे कि यूरिन में प्रोटीन लीक होना। अगर आप यूरिन रूटीन माइक्रो सिंपल टेस्ट है वो कराते हो और उसमें डिटेक्ट होता है कि भाई यूरिन में से प्रोटीन लीक हो रहा है, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट साइन ऑफ किडनी डिजीज। दूसरा जो होता है यूरिन में से ब्लड का लीक होना। तीसरा होता है कि छोटी एज में बीपी का आ जाना। मतलब समझो किसी पेशेंट को या किसी मरीज को 25 से 30 साल की एज में ब्लड प्रेशर आ जाता है तो वो किडनी डिजीज की वजह से हो सकता है।
चौथा एक कारण है कि भाई अगर आपको 5 या 10 साल के ऊपर डायबिटीज़ है तो रेगुलर उसका फ्रिक्वेंटली चेकअप करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्ली फेज ऑफ किडनी डिजीज में सीरम क्रिएटिनाइन नहीं बढ़ता है। सीरम क्रिएटिनाइन नॉर्मल रहता है, पर यूरिन में से प्रोटीन लीक होना चालू हो जाता है और अल्टीमेटली फिर दूसरे स्टेज में सीरम क्रिएटिनाइन बढ़ना चालू हो जाता है। तो अगर किसी भी डायबिटीज पेशेंट को शुगर की दवाइयों का डोज कम हो रहा है और बीपी की दवाइयों का डोज ज़्यादा हो रहा है, तो उसको मानना चाहिए कि भाई मेरी किडनी में डायबिटीज़ की वजह से इन्वॉल्वमेंट चालू हो गया है। बार बार थकान लगना, अगर समझो कि आप 2 महीने पहले जो भी काम कर रहे थे, जो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटी थी, वो ही एक्टिविटी करने में अभी आपको थकान लग रही है, तो वो भी किडनी डिजीज़ का एक कारण हो सकता है। किसी भी वजह के बिना शरीर का कम हो जाना, वेट लॉस होना, वो भी किडनी डिजीज़ का एक कारण है। अगर आप समझो कि रात को और सो जाते हो और आपको सांस फूलती है, तो वो भी एक किडनी डिजीज़ का कारण हो सकता है। तो ये सब मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि अर्ली साइंस ऑफ किडनी फेलियर है। दूसरा जो होता है वो स्टेज 2 में आता है कि यूरिन का कम हो जाना, रात को बार बार यूरिन के लिए उठना, पैरों में सूजन आ जाना, फेस के ऊपर सूजन आ जाना, हीमोग्लोबिन का ड्रॉप होना, तो ये सब ग्रेड 2 मतलब स्टेज 2 किडनी डिजीज़ के लक्षण है। ओके सर, धन्यवाद सर। सर, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ एक चीज़ है कि अगर किसी को कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले गूगल पे सर्च करता है। सर, मैंने भी कुछ गूगल पे सर्च किया था और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर, मैंने जो देखा था अर्ली सिम्पटम्स उसमें सर मुझे सबसे ज़्यादा एक सिम्पटम दिखा था जो कि है यूरिन में झाग आना, मतलब यूरिन के यस। अंदर एक फ़ोम जैसा फ़ील होना या फिर वो दिखना यूरिन में। सर, और साथ-साथ मैंने ये भी देखा था जैसे कि आपने बताया कि ब्लड होता है यूरिन में। तो सर आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? और एक चीज़ सर, कि क्या हम गूगल से या फिर गूगल सर्च करके भी क्या हम ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं? कि या फिर हमें नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना ही चाहिए सर? ये एक मिथ बस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कि लोग आजकल क्या करते हैं कि गूगल गूगल से सर्च करके या तो फिर वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ चैट जीपीटी। या तो कोई है कि जो चैट जीपीटी से सर्च करके या तो फिर वो सोच लेता है कि नहीं, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है। जैसे कि आपने बताया कि ये सब सिम्टम्स जो है वो जनरलाइज्ड है, तो गूगल भी ऑब्वियसली जनरलाइज्ड सिम्टम्स दिखाएगा। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अभी क्या है कि करण भाई सोशल मीडिया का ज़माना है और पूरा वर्ल्ड जो है वो डिजिटल हो रहा है। यस। तो उसका एक एडवांटेज भी है और उसका एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर यंगस्टर्स सपोज कुछ गूगल पे सर्च करता है, यूट्यूब पे वीडियो देखता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी और रील्स देखते हैं, तो उनको क्या है कि कुछ हेल्थ के बारे में अवेयरनेस मिलती है। जी। तो वो रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं और अपने बॉडी के प्रति वो जागरूक होते हैं। हाँ सर। पर ऐसा नहीं है कि हर एक सिम्टम, हर एक रोग में, हर एक पेशेंट को सेम मात्रा में हो। हाँ। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आपको गूगल करते हो और पता चलता है कि भाई मेरे को ये सिम्टम्स है हाँ। और मेरे बॉडी में ये तकलीफ है, तो क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए और प्रोटीन का क्वांटिफिकेशन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी-कभी क्या है कि सपोज वायरल फीवर होता है, बॉडी में स्ट्रेस होता है, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, प्रेगनेंसी रहती है किसी फीमेल को, तो उसमें भी प्रोटीन लीक होता है। हाँ। तो वो एक फिजियोलॉजिकल मानी भगवान की देन है, तो उसमें आपको कोई किडनी डैमेज होने का चांस नहीं रहता है। जी सर। पर किडनी के खुद के जो रोग है वो मिस होने नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। गूगल क्या करता है कि एक सपोर्टिव एक्टर का रोल प्ले करता है, पर जो मेन एक्टर जो होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से नेफ्रोलॉजिस्ट के पास अवश्य जाना चाहिए। यस सर। थैंक यू सर, ये बहुत बड़ा मिथ बस्ट करने के लिए। आज हमारे साथ जुड़े हुए और हमारे साथ जो लोग सुन रहे हैं, वो लोगों को बहुत चीज़ पता चली होगी कि हमें किडनी को कैसे अच्छा रखना, हम कैसे उसको शुद्ध रख सकते हैं और साथ-साथ कि हम कैसे ये मिथ बस्ट कर सकते हैं कि हमें पूरा किसी चीज़ पे जैसे कि गूगल है, चैट जीपीटी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सर, जैसे कि हमने पहले युवा धन के बारे में बात की,
तो सर आजकल जैसे कि आपको पता है कि लोग ज़्यादातर जिम है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ है, उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। सर हमें पता है कि जो लोग जिम करते हैं, वो लोग ज़्यादातर प्रोटीन डिपेंडेंट डाइट होता है। साथ-साथ सर कुछ लोग क्रिएटिन के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि कुछ लोग क्रिएटिन का यूज़ करते हैं। सर आप प्रोटीन और क्रिएटिन के बारे में क्या बताएँगे कि जिससे हमारे जो युवा धन है, उनको एक सर एवरीवन इज़ देयर फॉर देयर गुड राइट? तो आप सर ऐसा क्या बताएँगे प्रोटीन और क्रिएटिन के बारे में कि जो आज बहुत लोग जो है हमारे युवा धन कंज़्यूम करते हैं, या कि किस मात्रा में उसको कंज़्यूम करना चाहिए और कब तक कंज़्यूम करना चाहिए और कैसे कंज़्यूम करना चाहिए? जैसे कि करण भाई मैंने बताया कि ये सब हर्बल मेडिसिन्स और ये प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक और क्रिएटिनाइन सॉल्यूशन ये सब मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि आपको एक पहले क्वालिफाइड जिम ट्रेनर या जो क्वालिफाइड जिसने सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है उसकी एडवाइस लेनी चाहिए और अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको वो डोज नक्की करना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और ज़्यादा प्रोटीन रिच पाउडर्स या ये सब लेते हैं तो वो किडनी पे लोड करता है जी। और उसकी वजह से क्या है कि कभी कभी एक रेब्डोमायोलिसिस जिसको बोलते हैं तो वो मसल में से मायोग्लोबिन लीक करता है और वो किडनी को डैमेज करता है। तो मेरे हिसाब से हर एक की मात्रा अलग अलग होती है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई मेरे को इतना लेना है उसको इतना लेना है। मेरे हिसाब से एक क्वालिफाइड स्पोर्ट्स कोच के पास आप बैठो, अपने बॉडी का कंपोजिशन एनालिसिस करो और फिर उस हिसाब से आपके लिए प्रोटीन की मात्रा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा क्या है, फैट की मात्रा क्या है, वो नक्की करो और आपके बॉडी का जो एक्सरसाइज का टॉलरेंस है वो कितना है वो नक्की करो और उसके बाद आप अपने गोल की तरफ आगे अग्रेस कर सकते हो। धन्यवाद सर। सर जैसे कि बताते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। या तो सर ऐसा कोई घरेलू उपाय या तो फिर ऐसी कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ आहार हो गया, कैसे हमें हमारा जो बैलेंस डाइट होता है वो लेना चाहिए, या फिर ऐसा कोई घरेलू उपाय जिससे हम हमारी किडनी को पहले से ही स्वस्थ रख सके और हम बच सके, आपने जैसे बताया कि स्टेज 3 या स्टेज 4 या फिर स्टेज 2 तक जाने में, तो सर ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? घरेलू उपाय में करण भाई मैं ऐसा बोलूँगा हाँ। कि अपनी जो होम रेमेडीज होती है और फूड इनटेक जो होता है हाँ। तो वो आप अपने यंग लाइफ से ही कंट्रोल करो तो आगे जाके वो डैमेज कम करता है। जैसे कि आपका सॉल्ट इनटेक है हाँ। तो वो 4 to 5 ग्राम पर डे होना चाहिए। हाँ। भले कि भाई आप सिंधावा नमक यूज़ करो या ब्लैक सॉल्ट यूज़ करो या रूटीन आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करो। सॉल्ट में क्या होता है कि वो बीपी को बढ़ावा देता है और किडनी और हार्ट को नुकसान करता है। तो आप कोई भी सॉल्ट यूज़ करो, उसका क्वालिटी के साथ कोई मतलब नहीं रहता है, उसका क्वांटिटी आप जितना हो सके उतना कम लो। हाँ। दूसरी एक चीज़ है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो और 8 घंटे की स्लीप लो। तीसरा है कि आप दिन का 10 से 12 ग्लास पानी पियो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। चौथा है कि आपका जो प्रोटीन डाइट है वो नॉर्मली 0.8 से 1 ग्राम पर केजी पर डे जितना रखना चाहिए। हाँ, अगर आपके बॉडी में दूसरा कोई रोग है तो फिर उस हिसाब से आपका प्रोटीन का इनटेक प्लस और माइनस हो सकता है, पर एक नॉर्मल इंसान के लिए 0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन इनटेक आपका रखना चाहिए। आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, डायरिया ना हो, उसके लिए क्या है कि आपके जो गट इश्यूज है उसको आप अच्छे से सॉल्व करो। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो बाहर का जंक फूड है उसको आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आजकल का क्या है कि भाई समझो कोई किसी के बहकावे में आकर एडिक्शन चालू कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जितना हो सके उतना एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। सर क्या जैसे कि आपने बताया कि एडिक्शन के बारे में, सर एक छोटा-सा मैं आपको चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे कि आजकल लोग ज़्यादातर तंबाकू, सिगरेट और अल्कोहल का सेवन करते हैं। सर मैंने एक चीज़ ये सुनी है कि बियर का सेवन करने से जो है किडनी हमारी शुद्ध रहती है। सर आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत लोग होंगे जो जैसे कि मैंने सुना है कि बियर का सेवन करने से किडनी जो है वो शुद्ध हो जाती है या तो फिर इट प्यूरिफाइज़ इट। एक्चुअली क्या है कि करण भाई ये जिसको बियर पीना है ना उसको एक रीज़न चाहिए बियर पीने का,
बाकी बियर से किडनी शुद्ध होती है और किडनी में से पथरी निकल जाती है, हाँ। ये टोटली मीथ है। हाँ। बियर पीने का एक बहाना चाहिए उनको, इसलिए बोलते हैं कि भाई मेरी किडनी में पथरी है तो मैं बियर पीऊंगा तो पथरी निकल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल वाटर इनटेक से अगर छोटी पथरी है तो वो निकल जाती है। जी। अगर अपनी किडनी के पेशाब की नली की साइज के बड़ी पथरी है हाँ। तो उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। एक्चुअली बियर पीने से दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान होता है और इवन उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से कभी कभी मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि पेशेंट आते हैं और उनको फिर ग्लूकोज की या डेक्सट्रोज की ड्रिप चढ़ानी पड़ती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी किडनी को नुकसान होता है। तो ये ऐसा मिथ है बिल्कुल कि बियर पीने से किडनी शुद्ध होती है। अगर आपको छोटी पथरी है तो आप वाटर इनटेक ज़्यादा रखो और अगर बड़ी पथरी है तो उसको ऑपरेशन से निकलवाना पड़ता है। ओके, धन्यवाद सर। तो हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं, जिसको बियर पीना है, तो वो अभी से ध्यान रखें कि बियर जो है वो जैसे कि सर ने बताया कि कुछ सभी चीज़ें लिमिट में करनी चाहिए। तो सर के हिसाब से जो है कि बियर हमारे दूसरे ऑर्गन्स जो है, अल्कोहल या तो फिर कुछ भी चीज़ वो हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी अफ़ेक्ट करती है। तो जो भी हमारे श्रोता वार्तालाप सुन रहे हैं, इसको ख़ास ध्यान रखें। सर, डायलिसिस क्या होता है और उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, और डायलिसिस का एक किडनी पेशेंट में क्या इंपॉर्टेंस होता है? करण भाई, डायलिसिस जब भी करते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि भाई दोनों किडनी का, या फिर अगर किसी की बॉडी में एक किडनी है तो टोटल बॉडी में कोई भी किडनी हो, कितनी भी किडनी हो, पर उसका फंक्शन लेस देन 5% आ जाता है, तब पेशेंट को डायलिसिस पे हम रखते हैं। डायलिसिस एक पेनफुल प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है कि किडनीज काम नहीं करती है तो ब्लड प्यूरिफिकेशन बॉडी में अटक जाता है। तो जो काम किडनी नहीं कर रही है उसको हम मशीन से करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि एक नली में से खून बाहर आता है, वो मशीन में जाता है, वो पूरी तरह शुद्ध होता है, उसमें से जो भी टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं, जो बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड है, पानी है, वो निकल जाता है और वही ब्लड शुद्ध होके दूसरी नली से शरीर के अंदर चला जाता है। डायबिटीज से किसी की भी किडनी में रिकवरी नहीं आती है और किसी की भी किडनी में डैमेज नहीं होता है। जो काम अभी इंसान में किडनी नहीं कर रही है वो हम बाहर मशीन से करवाते हैं, तो उसको डायलिसिस प्रोसीजर बोलते हैं। ये जब भी किडनी फेल हो जाती है तब करवाते हैं और हफ्ते में 2 या 3 बार पेशेंट की नीड के अनुसार करवाते हैं। जब भी कोई पेशेंट डायलिसिस पे आता है तो हमारे समाज में क्या है कि एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है कि भाई मेरे को ये समाज एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। दूसरा एक रीज़न आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस के लिए जब भी पेशेंट को जाना पड़ता है तो वो अपना खुद का नौकरी या धंधे में उसको डिस्टर्ब होता है। जी सर। तीसरा जो आता है फाइनेंशियल इश्यूज़, कि भाई डायलिसिस अगर आप कराने जाओ तो उसके पैसे लगते हैं और उसके लिए इंजेक्शंस जो होते हैं उसके लिए पैसे लगते हैं। तो एक फाइनेंशियल इश्यू और इकोनॉमिकल बर्डन उसकी फैमिली के ऊपर पड़ता है। अगर आपको यंग एज में डायलिसिस आ जाए तो सोशल एक्सेप्टेंस और मैरिज, प्रेगनेंसी, ये सब में भी दिक्कतें आ सकती है। तो मैं यंगस्टर्स को यही बताना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना अपने किडनी के हेल्थ के बारे में अवेयर हो, फ्रिक्वेंटली हेल्थ चेकअप कराते रहो, ताकि डायलिसिस जैसी पेनफुल प्रोसीजर आपके जीवन के बहुत 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 दूर तक दिखाई भी ना दे। सर, जैसे कि हमारे सभी श्रोता, आपको पता है, युवान है, और हमारे सभी श्रोता डॉक्टर आशीष शाह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ अहमदाबाद, को सुन रहे हैं। तो सर, मैं एक चीज़ युवाओं को पहुंचाना चाहूँगा। हम डराना नहीं चाहते किसी को, बिकॉज एवरीवन इज ग्रोइंग इन देयर लाइफ टुवर्ड्स द करियर। तो सर, आप ऐसा कोई पेशेंट है आपके पास जो आप बता सकते हो कि जो युवा हो और ये प्रोसेस से वो जा रहा हो, तो उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जिससे कि जो लोग सुन रहे हैं, सिर्फ युवा धन नहीं, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो किडनी को कैसे
स्वस्थ रखने के बारे में सोच सकते हैं। सर एक छोटा-सा एक्सपीरियंस जो हम डराना नहीं चाहते सर, मैंने जैसे बताया, हम उनको एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो बताएँगे सर? करण भाई, एक पेशेंट है मेरे पास अभी, तो वो एक्चुअली क्या है कि जब वो 15 या 16 साल का था, तब जी, उसकी बॉडी में सिर्फ वीकनेस आना चालू हुआ जी, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था बॉडी में। जी, वीकनेस आना चालू हुआ तो पता चला कि भई वीकनेस किस वजह से आ रही है, तो हीमोग्लोबिन उसका बार-बार थोड़ा ड्रॉप हो जाता था। जी, उसने पहले रेगुलर अपने फिजिशियंस के पास ट्रीटमेंट ली, तो बार-बार हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाने की वजह से उसने उसको खून की बॉटलें सब लगी। फिर 3 महीने के बाद अपने को पता चला कि हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम उसकी किडनी में है। ओके, जो किडनी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनानी चाहिए, वो उसके बॉडी में नहीं बनाती है। जी, तो उसकी वजह से बार-बार हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। तो जब भी अपने को पता चला, तब उसका क्रिएटिनाइन 10 या 11 के आसपास था जी, और उसका वो फर्स्ट क्रिएटिनाइन रिपोर्ट था। हाँ, क्रिएटिनाइन एक्चुअली क्या है कि एक नंबर है। अपना जी, जो दुश्मन होता है वो जीएफआर, जो हुँ, किडनी की कार्यक्षमता का एकम है, हाँ, और दूसरा कि कितना प्रोटीन लीक हो रहा है, वो होता है। हुँ, तो फिर वो मेरे पास आया। मैंने फिर 10-11 क्रिएटिनाइन, मतलब उसका किडनी का फंक्शन लेस देन 5% हो गया ओके, और उसकी बॉडी में यूरिन कम आ रहा था, पैरों में सूजन थी, ये सब प्रॉब्लम्स थे। जी, तो उसको डायलिसिस पे रखा और डायलिसिस इनिशिएट किया। हाँ, उसके बाद पेशेंट अभी मेंटेनेंस डायलिसिस जिसको हम बोलते हैं, हाँ, तो ट्वाइस या थ्राइस अ वीक चल रहा है और उसका अभी नेक्स्ट वीक या 10 दिन के बाद उसका किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है। तब मेरे को ये पता चला, उसकी डिटेल में हिस्ट्री ली। तो ये जब मेरे पास आया, तो उसके 6 महीने पहले से उसको कभी-कभी पैरों में सूजन आ जाती थी। मतलब ऐसे रूटीन लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हुँ, पण समझो कि अगर वो आधा घंटा या 1 घंटा ट्रैवलिंग करता है, तो उसके पैरों में सूजन आ जाती थी। जी, तो वो उसने इग्नोर किया। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आपके बॉडी में यंग एज में कुछ भी छोटी-सी प्रॉब्लम्स हो, तो उसको नोटिस करना चाहिए और उसको उस हिसाब से आपके जो भी फैमिली डॉक्टर हैं, उससे सलाह-मशवरा करके उसके रिपोर्ट्स कराने चाहिए। तो ये पेशेंट के माध्यम के थ्रू हमको ऐसा एडवाइस मिला बॉडी में या जीवन में, कि बॉडी में कुछ ना कुछ तो संकेत रहते ही हैं। जी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप सीधा स्टेज 5 किडनी डिजीज़ या स्टेज 5 कैंसर में आप लैंड अप करते हो। पर कुछ-कुछ प्राइमरी साइन्स और प्राइमरी सिम्पटम्स रहते हैं, अपना बॉडी संकेत देता है, तो उसको आप नोटिस करो, हेल्दी लाइफ़स्टाइल करो और फिर आगे आपके डॉक्टर के अनुसार रिपोर्ट्स या फिर ट्रीटमेंट का प्लान आउट करो। जी। सर जैसे कि आपने बताया कि हमारा एक प्रोटीन लेवल, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और साथ में जैसे कि आपने बताया क्रिएटिन लेवल। तो सर आप इन तीनों का एक रेंज बता सकते हो कि जब भी कोई अगर हेल्थ चेकअप के लिए या फिर किडनी चेकअप के लिए जा रहा है, तो हमें सबसे पहले तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? और साथ में इनका क्या एक एश्योरेंस लेवल होना चाहिए कि एक इतने लेवल तक ही ये चीज़ होनी चाहिए? करण भाई, इसमें क्या है कि अगर पर्टिकुलरली मैं किडनी की बात करूं, हुँ, तो किडनी के लिए क्या है कि कुछ बेसिक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीबीसी करके कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट आता है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा एक देखनी चाहिए, सीरम क्रिएटिनाइन देखना चाहिए। अगर सीरम क्रिएटिनाइन 0.9 टू 1.3 1.4 नॉर्मल रेंज है, जी। पर वो सीरम क्रिएटिनाइन डिपेंड करता है एज के ऊपर, हुँ, पेशेंट मेल है कि फीमेल है, दूसरा उसका मसल मास कितना है, उसके ऊपर भी वो बहुत डिपेंड करता है। जी, पर 100 में से अगर 95% नॉर्मल पीपल जो होते हैं, उसका सीरम क्रिएटिनाइन नॉर्मल रेंज 0.7 से 1.2 तक का है। रूटीन एक इन्वेस्टिगेशन आता है, फिर यूरिन का सिंपल एग्जामिनेशन। हुँ, अगर आपको यूरिन में प्रोटीन लीक नहीं हो रहा है, ब्लड लीक नहीं हो रहा है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है, तो वो एक आपको देखना चाहिए। चौथा एक आता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में पता चलता है कि भाई आपकी किडनी की साइज क्या है, हुँ, किडनी दिखती कैसे है, किडनी में कॉर्टिकोमेड्युलरी डिफरेंशिएशन है कि नहीं है, हुँ, वो पता चलता है। किडनी में स्टोन है कि नहीं है, वो पता चलता है। और अगर आप एल्डरली मेल हो, तो प्रोस्टेट का वॉल्यूम, प्रोस्टेट बड़ा है कि नहीं है, और प्रोस्टेट की वजह से या दूसरा कोई भी रीज़न की वजह से
पेशाब अंदर रुकता है कि नहीं रुकता है वो पता चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो किडनी का कार्य करने का जो रिपोर्ट है वो GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, कि जो हम बड़ा जो ब्लड है वो किडनी में जाता है कितना परसेंटेज वो फिल्ट्रेट होता है। तो वो अपने को पता चलता है। तकरीबन नॉर्मल GFR जो होता है वो 120 के अराउंड होता है। तो अगर आपका 100 से 120 के आसपास हो तो आप निश्चिंत हो जाओ कि भी आपका किडनी बरोबर काम कर रहा है। पण GFR नॉर्मल होना और किडनी ठीक होना और किडनी नॉर्मल होना, ये दोनों 100 में से 75 टू 85% में सही है। पर जो बाकी के 15-20% पेशेंट होते हैं उसमें नॉर्मल GFR के साथ भी किडनी का रोग हो सकता है। तो ये जो 5 आपके रूटीन रिपोर्ट्स है वो आप कराएं, ये बेसिक रिपोर्ट है। हाँ, अगर फिर कोई पेशेंट को BP है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, हृदय का कोई इश्यू है, लीवर का कोई इश्यू है, तो उसमें ये सब दूसरे रिपोर्ट्स भी ऐड ऑन हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर। जैसे कि अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं सर, मैं एक चीज़ ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो लास्ट ऑप्शन है, और या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है? जैसे कि हमने सुना है कि हम कुछ स्पेसिफिक लोगों से किडनी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड रिलेशन है या वो, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब भी कोई यंग पेशेंट किडनी फेल होती है और डायलिसिस पे जाता है तो मेरा एक ही एडवाइस उसको रहता है कि आप जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, क्योंकि डायलिसिस एक लंबा लाइफ टाइम तक चलने वाला प्रोसीजर है और उसमें पेनफुल होता है, बार बार इन्फेक्शंस होने के भी रिस्क रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन और ऑन द मेडिकल ग्राउंड, यंग पेशेंट के लिए किडनी ट्रांसप्लांट एक बून है। तो अगर किसी का भी किडनी फेल हो जाता है तो फिर 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो आप लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे जाओ या फिर अर्ली ट्रांसप्लांट कराओ। और किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है लाइव किडनी ट्रांसप्लांट, तो जिसमें फैमिली के कुछ अंगत जो अपने रिलेटिव रहते हैं वो किडनी डोनेट करते हैं। उसमें आपके पेरेंट्स आ गए, बच्चे आ गए, अगर वाइफ है तो वाइफ आ गई, हस्बैंड है तो हस्बैंड आ गए, इन-लॉज है तो इन-लॉज आ गए। और दूसरा जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है वो ब्रेन डेड पेशेंट जो होते हैं तो वो खुद की इच्छा के अनुसार ऑर्गन डोनेट करते हैं, जिसकी मात्रा अभी बहुत कम है। उसके लिए जागृति लाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और अवेयरनेस कैंपेन ये सब अभी समाज में चल रहे हैं। तो ब्रेन डेड पेशेंट जो होते हैं वो किडनी डोनेट करते हैं और उसमें क्या है कि एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रहता है, तो उसमें आपका टर्न आता है तो आपको किडनी मिलती है। तो जो भी यंगस्टर है मेरे हिसाब से उसके लिए कोई एज फैक्टर नहीं होता है, पर डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल ग्राउंड और लेस देन 55 ईयर्स के नीचे अगर आपको लंबे टाइम से किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी का फंक्शन धीमे कम होता जाता है और आपका डायलिसिस चल रहा है, तो मेरे हिसाब से किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेटर ऑप्शन। धन्यवाद सर। सर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। सर आप कितने साल से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं नेफ्रोलॉजी की? तो आप सर बहुत टाइम से ये चीज़ जो है, यू आर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट। तो सर मैं आपसे एक ऐसा आपका बेस्ट एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा कि जो आपको हुआ हो और आपको अभी भी याद है और आप जब भी उसको रिकॉल करते हो तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। तो सर जिसमें सब मिथ भी बस्ट हो जाए और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो कि जो लोगों को समझ में आए, ऐसा कुछ आप कहना चाहोगे? मैं तकरीबन 8 या 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ। तो ये मेरा 10वां साल रनिंग है किडनी प्रैक्टिस के लिए। तो एक पेशेंट था, एक्चुअली पहला जो उसका ट्रांसप्लांट हुआ था वो था 16-17 साल पहले की बात है। तब उसका किडनी फेल हुआ और उसमें क्या हुआ कि उसने घुटने के लिए बहुत सारी पेन किलर्स खा ली, तकरीबन 1.5 या 2 साल तक पेन किलर्स खाई और उसमें उसका किडनी फेल हो गया। फिर वो डायलिसिस पे आ गए। वो डायलिसिस पे आ गए, फिर उसमें फैमिली में से उनकी सिस्टर ने ऐसा इच्छा जताया कि भाई मैं अपने भाई को किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए हेल्प करूँगी। तो उसने अपना किडनी दिया।
फिर वो किडनी बराबर हुआ, ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, किडनी उनकी बराबर काम कर रही थी, वो डायलिसिस फ्री हो गए पेशेंट। और फिर 3 साल के बाद उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी उनकी जो किडनी पे जर्क हुआ और उसकी किडनी को डैमेज हुआ। तो उसमें भी वापस वो किडनी पे डायलिसिस पे आ गए। फिर 2 साल तक उनका डायलिसिस चला। फिर उनको रजिस्ट्रेशन करवाया हमने कि भाई अभी आपको ब्रेन डेड जो पेशेंट होते हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेट करते हैं, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और 6 महीने के अंदर ही उनको, उनके नसीब अच्छे थे तो 6 महीने के अंदर ही उनको किडनी मिल गई। उनका वापस ट्रांसप्लांट हुआ, जो कि उनका दूसरा ट्रांसप्लांट था। तो वो दूसरा ट्रांसप्लांट भी उनका सक्सेसफुल रहा और उसमें भी उनका फिर वापस डायलिसिस बंद हो गया। तो वो इंसान 4 किडनी के साथ मेरी कैबिन में आता था और हँसते-हँसते आता था। फिर अपना कोविड का पैंडेमिक आया, तो उनको बहुत खराब तरीके से कोविड हुआ। कोविड में उनका जो रेस्पिरेशन था वो एक टाइम पे बंद हो गया, हार्ट काम करना बंद हो गया, तो वो वेंटिलेटर के ऊपर चले गए और उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो हमने पंपिंग लगभग 15 से 20 मिनट कार्डियक अरेस्ट में पंपिंग करके उनकी जान बचाई। तो वो जान बचाने के और इन्फेक्शन के नुकसान में उनकी किडनी वापस चली गई और वापस वो डायलिसिस के ऊपर आ गए। तो वो तीसरी बार डायलिसिस के ऊपर आए। फिर उनका कोविड में से रिकवरी कंप्लीटली हो गया और डायलिसिस उनका चल रहा था। फिर एक बार 2022 या 2000 अर्ली 2023 की बात है कि उनकी वाइफ ने इच्छा जताई कि मैं अपने हस्बैंड को किडनी देना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि भाई अभी 2 ट्रांसप्लांट तो हो गए हैं और ये बार-बार बाहर आ गए, वो अपने लिए अच्छी बात है, पर ये तीसरा ट्रांसप्लांट उसके लिए बहुत रिस्की है। तो उनका क्या है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, तो बोला कि सर कुछ भी हो जाए अपने को तीसरा ट्रांसप्लांट करवाना ही है। तो उनकी वाइफ का सब रिपोर्ट्स हुआ, वो देखा कि भाई डोनेट करने के लिए वो फिट है। तो मिड 2023 में उनका तीसरा ट्रांसप्लांट हुआ और अभी लकीली मैं वो मेरी कैबिन में आते हैं तो उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल 0.8 0.9 और 5 किडनी के साथ वो इंसान जी रहा है। उसकी खुद की तो 2 किडनी है, एक सिस्टर ने दी हुई है, एक ब्रेन डेड पर्सन ने दी हुई है और एक वाइफ ने दी हुई है। तो 5 किडनी के साथ जब भी वो पेशेंट ओपीडी में आता है, हर 1 महीने में या 2 महीने पे रेगुलर फ्रीक्वेंटली चेकअप के लिए आता है, तो हँसते-हँसते आता है और उसका नॉर्मल क्रिएटिनिन देख के मेरे को भी खुशी होती है और कुछ लगता है कि भई नहीं, ये इंसान ने कुछ करके दिखाया है। तो ऐसे पेशेंट क्या होते हैं करण भाई कि दुनिया के लिए और जो भी यंगस्टर्स है या फिर कोई भी ओल्ड एज वाले भी किडनी के रोग के मरीज़ है, उनके लिए एक मिसाल स्थापित करते हैं और उनमें से ये सीख लेनी चाहिए कि वो भी बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ गुज़रे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो क्या है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड टॉवर्ड्स लाइफ वो कभी भी छोड़ा नहीं है। धन्यवाद सर। तो मैं सभी श्रोताओं और हमारे मेहमान डॉक्टर आशीष शाह सर का खूब धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें अपना ये समय दिया और हमें पूरा किडनी स्वास्थ्य हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में बताया। धन्यवाद सर। धन्यवाद करण भाई।